स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईबीएस सब्जेक्ट की, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। इसका सब्जेक्ट कोड है VEVI 181। इसमें यूनिट 13 है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरमेंट, उसको डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोज़ को हिंदी में देखना चाहते हैं, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप नीरज पब्लिकेशंस की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है, और जितना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप यहाँ से इग्नू की बुक्स खरीद सकते हैं। स्टडी मटेरियल NIOS का स्टडी मटेरियल, इग्नू के जो सॉल्व सैम्पल्स पेपर्स होते हैं उनको खरीद सकते हैं, इग्नू के जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एकलव्य कूपन कोड डाल के 50% डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है, तो जो ह्यूमंस हैं यानी कि जो होमोसेपियंस हैं वो 50,000 साल पहले अर्थ पे अपीयर हुए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर का टाइम था जब ये अपीयर हुए थे, ठीक है, लगभग 8,000 साल पहले जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन के आसपास थी, ठीक है। इतनी कम पॉपुलेशन थी जब एग्रीकल्चर नहीं थी, उससे 8,000 साल पहले, ठीक है। तो इसमें जो ग्रोथ हुई थी, ठीक है, वो कभी स्लो रहती थी, कभी ज़्यादा हाई रहती थी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम की अलग अलग पीरियड की बात रहती थी, ठीक है। तो जो ह्यूमंस थे उन्होंने एग्रीकल्चर को स्टार्ट करना सीख लिया था। एग्रीकल्चर करने की जो स्किल्स थी वो सारी की सारी इनको आ गई थी। तो जो वुमेंस थी यानी कि जो औरतें थी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ी थी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ी थी तो ये पॉसिबल है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा, जिससे कि जितनी भी पॉपुलेशन होती थी उसको फीड कर सकते थे ये, ठीक है। और जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे वो पर्यावरण के बारे में अवेयर नहीं थे, ठीक है, पर्यावरण क्या है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि कुछ पार्ट्स में ना फूड की जो भोजन था उसकी कमी रहती थी, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की डिजीज़ या फिर जो बीमारियाँ होती थी वो लोगों में पनपने लगती थी, लोगों के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट थी यानी कि जो मृत्यु दर थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती थी। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लो रहती थी स्टार्टिंग में। अगर हम देखते हैं, अगर आप पॉपुलेशन के जो डाटा है उसको स्टार्टिंग से देखोगे तो जो स्टार्टिंग का टाइम है वहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहती थी। बेसिकली इसका मेन रीज़न यही था कि लोग एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर नहीं थे, ठीक है, उनको जानकारी नहीं थी, जिससे कि उनके अंदर कई तरह की जो बीमारियां होती थी वो पनपने लगती थी, ठीक है। और बीमारियों की वजह से ही उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा अधिक रहने की वजह से वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लो रहने लगती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में कुछ चेंजेस आए, लोगों ने एग्रीकल्चर को सीखा, ठीक है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, ठीक है। तो ये तो पहला ग्रोथ हुई थी, ठीक है, एग्रीकल्चर सीखने के बाद में। जो दूसरी ग्रोथ हुई थी वो 1800 के बाद में हुई थी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। तो इसमें हमें दूसरा जो इंक्रीजमेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ में वो देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। ट्रेंड्स यानी कि कब कब उसमें परिवर्तन आते हैं, उसमें कब कब चेंजेस आते हैं, किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, ये होते हैं ट्रेंड्स, ठीक है। तो आपको पता है आज का जो वर्ल्ड है उसमें हमें अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। हमारे पास जो वर्ल्ड की जो बेस्ट हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले 50 साल में, पिछले 100 सालों में जाओगे तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या है, आज के टाइम पे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनका जो सर्वाइव के चांस होते हैं काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आप पुराने टाइम में देखोगे कि जो बच्चे होते थे उनमें अलग अलग तरह की जो बीमारियाँ होती थी वो रहती थी, ठीक है, तो इनको सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी कम रहते थे। तो जो शिशु होते थे उनमें जो मृत्यु दर होती थी वो काफ़ी ज़्यादा रहती थी। तो इससे क्या होता था कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज के टाइम पे ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी कम हो चुकी हैं, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो 7.6 बिलियन से भी अधिक है, ठीक है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 35 मिलियन के आसपास थी। और अगर आज बात करते हैं तो 1,357 मिलियन के आसपास है, जो कि 17.79% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ह्यूमन और हेल्थ वेलफेयर के बारे में, ठीक है, तो जो वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हेल्थ को एक बहुत बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट से डिफाइन करा है। उन्होंने क्या है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नोट द एब्सेंस ऑफ डिजीजेज।
तो आप किस तरह से स्वास्थ्य को बताओगे कि अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई भी रोग नहीं है, ठीक है, उसमें कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो स्वस्थ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा गलत है। उसमें एक कंप्लीट होना चाहिए, उसमें उसका जो शारीरिक शरीर है वो सही होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए, उसका जो सामाजिक आचरण है वो अच्छा होना चाहिए। ये जब सारे फैक्टर्स हमारे पास किसी एक शरीर में मिल जाते हैं, किसी एक मनुष्य में मिलते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं वो स्वास्थ्य है, ठीक है। तो एक गुड हेल्थ होती है, ठीक है, वो एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि किसी भी एनवायरनमेंट में फंक्शन कर सकता है, ठीक है, उसमें काम कर सकता है, और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उनको अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसकी जो क्षमता होती है, वो एक गुड हेल्थ की एक ट्रेट होती है, ठीक है, उसकी एक विशेषता होती है। तो जो हमारे जो सिविलाइजेशन है, जितनी भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो सारे के सारे हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे, ठीक है। मैं अर्ली एंसेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में जो चेंजेस आए थे, ठीक है, लोगों के पास नॉलेज आई थी, उनके पास थोड़ा सा ज्ञान आया था, तो उन्होंने हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको मिली थी, ठीक है। तो उन्होंने जो क्लीननेस होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा, स्वच्छता पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा, जो हमारी पर्सनल हाइजीन होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा, ठीक है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में, जो इंपॉर्टेंस होती है वो कहाँ से रेज हुई, तो यूरोप से रेज हुई, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1842 में, ठीक है। तो एक कैंपेन चला था द ग्रेट सैनिटरी अवेकिंग, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो जो पहला एनवायरनमेंट क्लीन एनवायरनमेंट का जो कैंपेन था वो 1842 में चला था, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसके बाद में, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ की, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य है वो क्या होता है, तो ये ऐसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल होती हैं, जो कि जो हॉस्पिटल या फिर जो क्लिनिक होती हैं उनके बाहर दी जाती हैं। कम्युनिटी में जितने भी लोग होते हैं वो आपस में साथ आते हैं, ठीक है, कुछ एफर्ट्स डालते हैं, जैसे कि जो पब्लिक की हेल्थ होती है, कम्युनिटी में जितने लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव किया जा सके, लोगों को जितनी डिजीज़ होती हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये होती है कम्युनिटी हेल्थ। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एनवायरनमेंट को सैनिटेशन करना, यानी कि उसकी साफ़ सफाई को फोकस करना, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जो संक्रमणकारी जो बीमारियाँ होती हैं उन पर कंट्रोल करना, लोगों को पर्सनल हाइजीन या फिर जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है उसके बारे में एजुकेशन देना, ठीक है, और ऐसी हेल्थ सर्विसेज को देना जिससे कि लोग डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें, उसकी रोकथाम कर सकें, ठीक है। जो एनवायरनमेंट और हेल्थ है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जो हेल्थ होती है वो इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, ह्यूमंस की जो बॉडी होती है उसके शरीर पे, वो एक उसका रिजल्ट निकलता है, वो हेल्थ होती है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इनको 3 ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं। पहला होता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, दूसरे होते हैं बिहेवियरल इन्फ्लुएंस, और थर्ड होते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ जो जीन्स होते हैं उनके सेट को इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, जिनको हम जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो जो जीन्स होते हैं वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको तैयार करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, या फिर जो आप अपने एग्जांपल ले सकते हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ आपकी मदर की होंगी, कुछ आपके फादर की होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जीन्स की वजह से। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, तो बेसिकली वो भी उनके जीन्स का ही पार्ट होता है। तो जो जीन्स होते हैं वो उनको उनके जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जो जीन्स होते हैं जब एनवायरनमेंट पे इंटरेक्ट करते हैं तब ये बॉर्न होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे एलर्जी, डायबिटीज़ या फिर जो हाइपरटेंशन है, ये सारी की सारी जब जीन्स एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तभी जन्म लेती हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं बिहेवियरल इन्फ्लुएंसेस की, जैसे कि अल्कोहलिज्म, ठीक है, स्मोकिंग, ड्रग, तंबाकू को खाना, ठीक है, ये सारी की सारी जो रिजल्ट्स देते हैं लोगों के अंदर कई तरह की जो बीमारियां होती हैं, कैंसर होते हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये बात होती है हैबिट्स की, और जो हमारी हैबिट होती हैं वो लाइफ टाइम में चेंज होती रहती हैं। आप देखो कि कोई आदमी पहले बहुत शराब पीता था लेकिन अब वो सुधर जाता है, उसके अंदर जो हैबिट होती है चेंज हो जाती है दारू पीने की, ठीक है। जो हमारी आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, वो कुछ कंपोनेंट्स पे डिपेंड होती हैं, जैसे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूट्रिशन, ठीक है, अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस, या फिर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है उस पर। स्ट्रेस मैनेजमेंट वो किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, तो उसका एक बहाना होता है कि वो शराब क्यों पीता है। वो इसलिए पीता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है, शराब पीने से उसकी चिंता दूर हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये फैक्टर होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगर वो अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकता है तो उसमें कुछ ऐसी हैबिट्स हमें देखने को मिल जाती हैं जो उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं।
फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की। तो एनवायरमेंट में कई तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, और जितने भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ को, जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, ठीक है, और साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, तो कोई भी नेचुरल इवेंट होता है जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारे के सारे बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं या फिर जो लाइफ होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल डिजास्टर होता है जितनी भी हेल्थ या फिर जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसको डिटोरिएट करता है, यानी कि उसको नाश करता है, ठीक है। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो एक बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल की जो लाइफ होती है उसको इफेक्ट करता है। इससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसको डैमेज भी होता है, ठीक है। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसमें इन जो नेचुरल डिजास्टर्स को लेके कुछ प्रिपरेशन नहीं होती है, तो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से वहाँ पे कई तरह की बीमारियाँ देखने को मिल जाती हैं। और जो एशिया है वो नेचुरल डिजास्टर का मेन पॉइंट है, उसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप देखो कि वर्ल्ड में जितने भी डिजास्टर्स आते हैं नेचुरल डिजास्टर, तो आप मानो 100 जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनमें से 60 से 70 जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एशिया में ही हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर की कुछ टाइप्स होते हैं जैसे एटमॉस्फेरिक, रेन, हेल स्टॉर्म, वाइंड, लाइटिंग, फॉग, ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। दूसरे होते हैं हाइड्रोलॉजिकल जैसे फ्लड्स, ठीक है, सीशोर वेव्स, वाटर लॉजिंग, ठीक है। जियोलॉजिकल जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। बायोलॉजिकल होते हैं जैसे कोई भी एपिडेमिक होती है ह्यूमंस में या फिर जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा, जैसे ह्यूमंस में आई थी कोविड कोरोना की वजह से जो मानव थे उन लाखों संख्याओं में वो मारे गए थे, ठीक है। उनके अंदर जो उनकी हेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, ह्यूमंस के ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं अगर एनिमल्स में बात करूँ तो अभी जो वायरस चल रहा है लंपी वायरस, ठीक है, लंपी डिजीज़ जो गायों में चल रही है, तो उसकी वजह से जो इनका जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और ऑर्गन्स काम करना बंद कर जाते हैं। तो बेसिकली ये बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर का एक एग्जाम्पल है। जब अर्थ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूशन के चक्कर में जो वाइब्रेशंस आती हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, उसी से अर्थक्वेक आता है। तो जो एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है यानी कि जो परमाणु विस्फोट होता है उसकी वजह से भी भूकंप या फिर अर्थक्वेक आ सकता है। तो जो भारत में कुछ जोन्स होते हैं जिनको हम सेस्मिक जोन भी कहते हैं, तो ये बेसिकली टोटल 5 जोन होते हैं, इनको हम 5 जोन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो जो जोन 5 है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है, यहाँ पे भूकंप का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। फिर आता है हाई डैमेज रिस्क जोन, ठीक है, मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, यहाँ पे जो डैमेज का जो खतरा होता है काफ़ी मतलब ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, मीडियम लेवल पे रहता है। जोन सेकंड में जो डैमेज का रिस्क होता है काफ़ी लो होता है। जोन 1 काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इसमें चांसेस रेयरली भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जोन्स होते हैं इंडिया में। फिर अगर हम बात करते हैं फ्लड यानी कि जो बाढ़ होती है, साइक्लोन, सुनामी, इनके बारे में, तो जो फ्लड है आपको पता है बहुत ही कॉमन है, नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। तो जब फ्लड किस रीज़न से आती है कि कोई भी जो नदी होती है अपने साथ ज़्यादा पानी लेके आ जाती है, ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से पानी इधर उधर फैल जाता है तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। तो जो फ्लड होती है उससे लगभग 20,000 डेथ होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और इससे 75 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं। तो इंडिया में ही लगभग 20% डेथ होती हैं पूरी 20,000 की, ठीक है, फ्लड की वजह से यानी कि बाढ़ की वजह से, ठीक है। और इंडिया में लगभग 600 मिलियन का नुकसान होता है हर साल बाढ़ की वजह से, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रिपरेशंस नहीं की जाती हैं जिसकी वजह से जो नुकसान होना है वो बहुत ही लाजमी होता है, ठीक है। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें लाखों लोगों में जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किए जाते हैं हर साल, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ है तैयारी की। अगर फ्लड को रोकने के लिए, ठीक है, उसका इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए पहले से तैयारी करी जाए, पहले से प्रिपरेशन करी जाए, तो ये सारी की सारी मुसीबतें ना आ सकें, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं साइक्लोन्स की, ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट जो कोस्टल कैलामिटीज होती हैं उनको वो साइक्लोन होती है, ठीक है। जैसे ये कई जो हमारी लाइफ होती हैं उसको खतरा डाल सकती हैं, ठीक है। उनको मतलब साइक्लोन की वजह से
कई लोगों की ज़िंदगी चली जाती है, ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको डैमेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो साइक्लोन्स होते हैं वो ट्रॉपिकल बेल्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं। जो वाटर होता है समुद्र में, उसका जो टेम्परेचर होता है 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ का जो सेंटर होता है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लो प्रेशर होता है वो 3 से 4 दिन तक सेम रहता है, ठीक है। और जो वाटर होता है, ठीक है, और जो लो टेम्परेचर पनपा है, ठीक है, तो जो एनर्जी होता है वो अर्थ के सरफेस से लेता है, ठीक है। तो जब प्रेशर होता है वो सेंटर में जाके गिर जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो जो हवा होती है वो उसमें चली जाती है और वहाँ पे बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन्स रिजल्ट के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सुनामी की, तो जो सुनामी होती है एक वेव होती है किसी भी ओशन में या फिर लेक में, जो कि एक जियोग्राफिकल इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो इनको हम टाइडल वेव या फिर सेस्मिक सी वेव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सुनामी होती है काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, इनकी जो हाइट होती है कुछ सेंटीमीटर सी होती है, ठीक है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी टाइम टू टाइम पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और इनका जो ओरिजिन और प्लेस होता है वहाँ पे सुनामी की जो हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा सेंटीमीटर्स में होती है, मीटर्स में हो सकती है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो सुनामी होती है तो जब ये डीप ओशन या फिर जो गहरा समुद्र होता है उसमें मूव करती है तो उसकी जो हाइट होती है वो डिक्रीज होती रहती है, उसमें गिरावट आने लगती है, ठीक है। तो जो हाइट होती है किसी भी सुनामी की, जो सबसे बड़ी सुनामी हो सकती है वो 9 से 20 मीटर के आसपास हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, 20 मीटर से ऊपर नहीं जा सकती, और 9 मीटर से ऊपर नीचे सेंटीमीटर्स में हम इसको काउंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सूखे की। तो सूखा एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे सूखा मौसम हो जाता है, वहाँ पे जो वाटर होता है उसकी जो लैक हो जाती है, ठीक है, वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है उस एरिया में। जो सूखा पड़ता है उसके कुछ रीजंस होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि जो पहला रीज़न है वो लैंड और वाटर का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, ठीक है। जो वेदर होता है उस जो वेदर पैटर्न होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती हैं, सॉइल में मॉइस्चराइजेशन कम होता है, ठीक है। और जो वाटर होता है उसकी जो सप्लाई और डिमांड होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है उस एरिया में, जो कोई भी जो लैंड होता है उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बेसिकली ट्रीज पे डिपेंड करती है, तो जब वहाँ पे पेड़ ही नहीं होंगे तो वहाँ पे सूखा पड़ना लाजमी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी सूखा पड़ता रहता है। बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो आपको पता है जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो नेचर की वजह से आते हैं और हम उसको रोक नहीं सकते। अगर हम चाहें तो हम बस इतना काम कर सकते हैं कि इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे जो डैमेज होता है उसको कम कर सकते हैं। तो इसको कम करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, कुछ खास तरीके होते हैं जिससे कि हम जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसका डैमेज होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं जो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको कम करने का उसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट को हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होती है ये हमारी जो कोई भी कंट्री होती है उसकी कैपेसिटी या फिर जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी नेचुरल डिजास्टर को सहने की उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होती है एक मल्टी सेक्टरल एक्टिविटी होती है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स को हम इकट्ठा करके उसमें एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल डिजास्टर से डील कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ मूवमेंट्स के बारे में जो कि बेसिकली जो लोग थे, कुछ एनजीओज थे या फिर जो वॉलेंटियर्स हैं उनके द्वारा चलाए गए, ठीक है। तो बेसिकली हम 3 मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है ताज ट्रेपेजियम जोन। तो ताज ट्रेपेजियम जोन एक लगभग 10,500 किलोमीटर के आसपास का एक एरिया जो कि ताजमहल के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 6 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाते हैं जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट तो यूपी के हैं, ठीक है, और 1 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो जो ताज ट्रेपेजियम जोन है ताजमहल का, ठीक है, तो ताजमहल अपना कलर चेंज कर रहा है, ये बात आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आगरा में कई तरह की जो पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से जो गैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वजह से ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे महेश चंद्र मेहता, एक एनवायरमेंटलिस्ट लॉयर थे। इन्होंने एक जो केस था वो फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 1984 में, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से ताजमहल है उसका नाश होता जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ब्लेम करा पॉल्यूशन को, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑर्डर किया जाए कि जो एंटी पॉल्यूशन मेजर्स होते हैं उनको लें या फिर इनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए या फिर इसको क्लोज कर दिया जाए।
उन्होंने अपनी इस अपील में ये भी कहा था कि जो पॉल्यूशन है वो जितने भी वर्कर्स हैं उस फैक्ट्री में इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनकी लाइफ को, या और जो आगरा में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को भी उस खतरा रहता है, ठीक है, उसकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। तो जो मेहता ने एफर्ट करे थे, ठीक है, महेश चंद्र मेहता ने जो एफर्ट्स डाले थे, काम किया था, उसकी वजह से 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, जजमेंट दिया कि ये कहा था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आगरा में ऑपरेट कर रही हैं, टीटीसी जोन में ऑपरेट हो रही हैं, उनको ये कंपलसरी हो जाता है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं उनको इंस्टॉल करें, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सके। फिर हम बात करते हैं चिपको मूवमेंट की, ठीक है। तो जो ये जो मूवमेंट है वो 1973 में पनपा था, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में बेसिकली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट था, एक मूवमेंट है, एक ऐसा रिजल्ट था जो कि हम उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रहे थे, जो हिमालयन फॉरेस्ट हैं उनका, ठीक है। तो उनसे जितने भी रिसोर्सेज वगैरह निकलते थे वो हम काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में ले रहे थे। तो जो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे सॉइल इरोजन, फ्लड्स, रिडक्शन इन फायरवुड, ठीक है, लैंडस्लाइड, ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे जो उनके गांव थे आसपास में उनमें देखने को मिल जाते, ठीक है। तो चिपको का मतलब क्या था कि एक दूसरे को हग करना, ठीक है। चिपको मतलब आप भी देखते हो, आप एक दूसरे से चिपकते हो, ठीक है। तो हग मतलब चिपको होता है, ठीक है। तो जब भी कोई वहाँ पे पेड़ काटने आता था उस गाँव में, तो लोग वहाँ के जो पब्लिक थी या फिर जो वॉलेंटियर्स थे वहाँ पे थे, तो वो पेड़ को हग कर लेते थे, जिसकी वजह से वो पेड़ की जो लाइफ होती है उसको बचा सकें, ठीक है। तो बेसिकली इसी की वजह से जो पेड़ काटने वाले होते थे पेड़ को नहीं काटते थे और पेड़ बच जाते थे, ठीक है। ये जो मूवमेंट था वो उसमें बेसिकली कुछ रीजंस थे जिससे ये पॉपुलर हुआ, यानी कि उसमें कुछ प्रसिद्धि मिली, जैसे फोक सॉन्ग को ये यूज़ करते थे, स्ट्रीट प्ले ये करते थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ठीक है। इसके जो लीडर थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, उनकी अध्यक्षता में या फिर उनकी जो लीडरशिप है उनकी वजह से ये चिपको मूवमेंट आगे बढ़ा। फिर हम बात करते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट की। तो ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो जो साइलेंट वैली है वो साउथ वेस्ट इंडिया में सिचुएटेड है, केरला स्टेट में, ठीक है, जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं, स्टार्ट होती हैं, वहाँ से हमें साइलेंट वैली देखने को मिल जाती है। जो वैली है वो 8,950 हेक्टेयर की जो भूमि है उसको कवर करती है। ये एक बेसिकली रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह की जो एनिमल्स होते हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो 1973 में जो केरल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करा कि यहाँ पे एक हम बड़ी डैम को बनाएंगे पूरी वैली में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो डैम बनाने के लिए जो वाइल्ड लाइफ थी, जो फॉरेस्ट थे, उसको खतरा पहुंचना था, ठीक है। तो 1979 में KSSP केरला शास्त्र साहित्य परिषद, ठीक है, साइंस फोरम्स के लोग, टीचर्स, प्रोग्रेसिव सिटीजन्स ऑफ केरला, ठीक है, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, इन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दिया। और 1979 में ही सेव साइलेंट वैली कमेटी एक उभर के सामने आई, जिसने कि अपनी जितनी भी डिमांड थी, रिकमेंडेशंस थी, वो पीएमओ तक भेजी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी पीएम थी और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम करा इसको बचाने के लिए। और बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट थी केरला की, उन्होंने इस डिसीजन को वापस लिया कि हम वहाँ पे कोई काम या फिर जो इलीगल वर्क होता है, जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको नुकसान पहुँचाएगी, हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये थी हमारी यूनिट 13। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्लब स्नातक वन सर्च के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो चैनल है उससे रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।